कल हमने प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करी थी। प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली की जब बात की जाती है तो इसमें बात आती है हमारे इम्यून सिस्टम की। मतलब जब भी कोई जीवाणु विषाणु का प्रकोप होता है तो हमारा शरीर किस प्रकार से उसको प्रतिक्रिया करेगा, ये आएगा किसमें? प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली में एक बात हम देखते हैं कि जब भी कोई जीवाणु या विषाणु का प्रकोप आता है तो कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई व्यक्ति उससे लड़ता रहता है और जल्दी किसी बीमारी का असर उसके ऊपर नहीं होता। ये किसकी वजह से है? प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण। प्रतिरक्षा प्रणाली की कल चर्चा हो गई थी और उसमें एक और बात हमने देखी थी, प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली। प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली। प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली जो जन्म के साथ ही व्यक्ति के साथ मौजूद रहती है। मतलब ये प्रतिरक्षा का अगर सरल शब्दों में इसका अर्थ बताया जाए तो क्या है? बॉडी का जीवाणु या विषाणु से अपनी रक्षा करना क्या कहलाएगा? प्रतिरक्षा प्रणाली। जितने के लिए कॉपी वगैरह नहीं है। चलो, तो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब जन्म के साथ जो प्रतिरक्षा की क्षमता मनुष्य के शरीर में मौजूद रहती है, जन्म के साथ प्रतिरक्षा की क्षमता या बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो प्राकृतिक है, मतलब हमेशा से मौजूद है, जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिली थी। अब जब इसकी बात करते हैं तो इसके कुछ घटक आते हैं। घटक में सबसे पहला घटक आता है त्वचा। त्वचा ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रथम घटक है। घटक लिखने आएंगे कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य घटक लिखिए, तो पहला घटक क्या है? त्वचा। त्वचा किस प्रकार से प्राकृतिक प्रतिरक्षा का निर्माण करती है? क्योंकि त्वचा जो है एक बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण है जो सूक्ष्म जीवाणु
सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रवेश को रोकता है। तो पहला घटक हो जाएगा त्वचा। त्वचा का कार्य क्या है? त्वचा एक बाहरी आवरण है और ये जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवाणु शरीर के अंदर जाते हैं उनको उनके प्रवेश को रोकता है। दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब पाचन तंत्र में आपने देखा था कि अमाशय से एक अम्ल निकलता है, त्वचा के बाद पहला तो हो गया क्या? त्वचा, और त्वचा के बाद दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दूसरा घटक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दूसरे नंबर का घटक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार से कार्य करता है? जब भोजन का पाचन हो रहा होता है उस वक्त अमाशय में एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस वक्त निकलता है? भोजन के पाचन के समय अमाशय से एक अम्ल का स्त्रावण होता है, एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन के दौरान अमाशय से एक अम्ल निकलता है, एक अम्ल निकलता है। अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है उस अम्ल का? अम्ल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक अम्ल निकलता है, नाम क्या है उसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन में आए जीवाणु एवं विषाणुओं को मारता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा घटक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? पहली बात तो कब निकलता है? जब भोजन का पाचन हो रहा होता है उस वक्त अमाशय से ये अम्ल निकलता है। दूसरी बात, भोजन में आए हुए जीवाणु और विषाणुओं को मारने का कार्य करता है। तीसरा घटक है रक्त। तीसरा प्रतिरक्षा प्रणाली का घटक है रक्त। अब तीसरे घटक की बात करेंगे। ये दूसरा घटक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा घटक है रक्त। रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, जिसका कार्य है कि पूरे शरीर में वो घूमता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से सारे जो कोशिकाओं के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड
उससे इकट्ठा करता है एवं वो कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका तक ले जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके और ऑक्सीजन दोबारा रक्त में मिलाने का कार्य ये करता है। तीसरा घटक है रक्त। तो तीसरा घटक है रक्त। रक्त जो है श्वसन प्रक्रिया के दौरान बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका तक ले जाता है एवं कूपिका से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में ले जाता है। तो होता क्या है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका तक ले जाएगा और कूपिका पर जो ऑक्सीजन रखा हुआ है वो ऑक्सीजन अपने में मिलाकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेजने का कार्य करता है। अगला है WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। एक ये तीसरा हो गया। अब इस रक्त के अंदर एक आपका श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम WBC या व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। श्वेत रक्त के अंदर रक्त के 4 भाग, मुख्य रूप से इसमें 4 चीजें पाई जाएंगी। मुख्य रूप से 4 चीजें इसमें उपस्थित होती हैं। एक प्लाज्मा, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जो ये WBC है जिसे हम श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। और ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं ये एक सैनिक की तरह कार्य करती हैं। जैसे ही कोई शरीर के अंदर जीवाणु या विषाणु प्रवेश करता है तो ये अपनी संख्या को बढ़ाकर उससे लड़ने का कार्य करती हैं। तो WBC जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, और ये श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर के अंदर एक सैनिक की तरह कार्य करती हैं। किसी भी जीवाणु या विषाणु से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करती हैं। इसके बाद आएगा लसिकाएं, लसिकीय संस्थान। तो ये रक्त के 4 हिस्से हो गए, और रक्त के जो 4 हिस्से हैं इसमें से WBC जो है, कौन सा वाला हिस्सा? WBC नाम क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं
ये शरीर में एक सैनिक की तरह कार्य करती हैं। सैनिक मतलब जो सुरक्षा करे, तो ये एक सुरक्षा का कार्य शरीर के अंदर किया करती हैं। इसके बाद आएगा लसीकीय संस्थान। ये सभी घटक हैं। किस चीज के घटक हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के घटक हैं। लिखने आएगा प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के घटक लिखिए, तो उसमें यही लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको त्वचा, दूसरा लिखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा लिखना है रक्त, और चौथा लिखना है रक्त के अंदर ये WBC, और फोर्थ नंबर पे अब आने वाला है आपका लसीकीय संस्थान। फोर्थ नंबर पे आएगा लसीकीय संस्थान। अब जब लसीकीय संस्थान की बात करेंगे लसीकीय संस्थान में से एक स्वच्छ तरल रंगहीन पदार्थ निकलता है। लसीकीय संस्थान में से एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ निकलता है। और अब इस पदार्थ की भूमिका क्या है? फोर्थ नंबर पर डालेंगे लसीकीय संस्थान। फोर्थ नंबर पे है लसीकीय संस्थान। फोर्थ नंबर पे है लसीकीय संस्थान। लसीकीय संस्थान जो शरीर के अंदर मौजूद है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली का चौथा घटक है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली के घटक पढ़ रहे हैं, उस घटक की सीरीज में ये चौथे नंबर पर आता है। ये फोर्थ नंबर पे इसमें है। चौथे नंबर पे आएगा लसीकीय संस्थान। लसीकीय संस्थान से एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ निकलता है। इसमें से लसीकीय संस्थान में से एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ निकलता है। अब ये जो स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ निकला है, इस तरल पदार्थ का कार्य क्या है? ये मानव शरीर में किस प्रकार से प्रतिरक्षा का कार्य करेगा? इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है, यह सूक्ष्म जीवाणु एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। लसीकीय संस्थान से निकला एक द्रव्य, एक पदार्थ जो कि कैसा है? रंगहीन है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। तो एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ निकलता है। इस स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ का कार्य है कि शरीर के अंदर अगर कोई सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश कर गए तो उनको मारने का कार्य करता है। तो कार्य क्या है? कार्य सूक्ष्म जीवाणु को मारने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करने का कार्य करता है।
पहला कार्य। दूसरा कार्य सूक्ष्म जीवाणु एवं अन्य पदार्थों के प्रति दीर्घ अवधि रक्षा उपलब्ध कराता है। पहला तो खत्म कर देता है और दूसरा उनसे लड़ने के लिए एक दीर्घ अवधि तक आपको तैयार रखता है। दूसरा क्या करता है? सूक्ष्म जीवाणु से दीर्घ अवधि तक सुरक्षा प्रदान करता है। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट का नाम है लसीकीय संस्थान। लसीकीय संस्थान से क्या निकलता है? एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ निकलता है। ये स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ दो कार्य करता है। पहला कार्य ये करता है कि ये सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म कर देगा। पहला कार्य क्या करेगा? कि सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करेगा। और दूसरा कार्य क्या करेगा? कि सूक्ष्म जीवाणुओं से दीर्घ अवधि तक, मतलब बहुत लंबे समय तक आपकी रक्षा करने का कार्य करेगा। बहुत लंबे समय तक आपको लड़ने के लिए तैयार बनाएगा। दीर्घ अवधि तक सुरक्षा प्रदान करता है। एक बहुत लॉन्ग पीरियड तक किसी जीवाणुओं से लड़ता रहता है। इसके बाद आता है लसीका पर्व। ये फोर्थ नंबर का हो जाता है और इसके बाद 5वें नंबर का आएगा लसीका पर्व। अब 5वें नंबर पर है लसीका पर्व। लसीका पर्व। नाम बहुत आवश्यक हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। लसीका पर्व। लसी के वाहिकाओं के मार्ग में सेम के बीच की आकृति के छोटे छोटे ऊतक पिंड होते हैं जिन्हें लसीका पर्व कहा जाता है। जो लसी की ये वाहिकाएं होती हैं, नाम क्या है इसका? फिफ्थ घटक है ये, नाम है इसका लसी की ये पर्व। क्या नाम है? नाम है लसी की ये पर्व। अब इसमें जो लसी की वाहिकाएं होती हैं उसमें सेम के बीच के आकार का एक, जो लसी की वाहिकाएं होती हैं उसमें लसी की वाहिकाओं में सेम के बीच के आकार के ऊतक पाए जाते हैं। इन्हें लसीका पर्व कहा जाता है। क्या ये लसी की वाहिकाएं हैं? ऐसी अभी चित्र में बताएंगे आपको, ऐसी लसी की वाहिकाएं बनी रहती हैं। तो लसी की वाहिकाओं में एक ऊतक पाया जाता है।
लसीकीय वाहिकाएं जो होती हैं, उन लसीकीय वाहिकाओं में एक ऊतक पाया जाता है। उस ऊतक का आकार जो होता है, उस सेम का बीज है, सेम के बीज के आकार का वो जैसे उसका आकार होता है, और सेम के बीज के आकार का इसमें ऐसे सेम के बीज के आकार का ऊतक होता है लसीकीय वाहिकाओं में। उसे हम नाम क्या देते हैं? लसिका पर्व। लसिका पर्व क्या है? लसीकीय वाहिकाओं में सेम के बीज के आकार का एक ऊतक, एक टिश्यू कहा क्या जाएगा उसको? लसिका पर्व। लसिका पर्व के कार्य, अब ये तो हो गया उसका परिभाषा, डेफिनेशन। अब उसका कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? लसिका पर्व फिल्टर का कार्य करती है। सबसे पहले तो ये फिल्ट्रेशन जैसा काम करती है। दूसरा, पहला कार्य क्या है इसका? लसिका पर्व का कार्य, तो पहला कार्य है फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। जो द्रव्य निकलता है लसीकीय संस्थान से, उसका फिल्ट्रेशन करती है। फिल्टर इसके कार्य, लसिका पर्व के कार्य। तो पहला कार्य है फिल्ट्रेशन का, फिल्टर करना। दूसरा कार्य है, ये तो पहला कार्य हो गया, वही फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा। दूसरा कार्य ये क्या करता है? बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति होती है। लसिका पर्व से, लसिका पर्व में लसिका कोशिकाओं, विशेष रूप से बी लिम्फोसाइट उत्पादित होता है। दूसरा, इसमें कौन सी कोशिका उत्पादित होती है, कौन सी कोशिका बनती है? तो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण। दूसरा क्या कार्य है कि बी लिम्फोसाइट कोशिका, पूछा जा सकता है कि बी लिम्फोसाइट कोशिका किस जगह बनती है? तो लसिका पर्व में बनती है। दूसरा इसका कार्य है, इसमें बृहत भक्षक कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं, जिनसे उत्पन्न एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन द्वारा रोग उत्पादक जीवाणु आदि नष्ट होते हैं। इनमें बृहत भक्षक कोशिकाएं होती हैं, इनमें बृहत भक्षक कोशिकाएं होती हैं, इनमें बृहत भक्षक कोशिकाएं होती हैं। इनमें बृहत भक्षक कोशिकाएं होती हैं, जिनसे एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, एक तो एंटीबॉडीज और दूसरा एंटीटॉक्सिन निकलता है, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु एवं विषाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणु विषाणु को नष्ट करता है।
तो दो कार्य, लसिका पर्व का पहला कार्य क्या करता है? फिल्टर करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य है कि इसमें बी लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? बी लिम्फोसाइट। इनमें बृहत भक्षक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इनमें बृहत भक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं और ऐसी कोशिकाएं एंटीबॉडीज निकालती हैं, एंटीटॉक्सिन निकालती हैं, जो जीवाणु और विषाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। मतलब दो बातें यहां पर आपके सामने आती हैं कि सबसे पहली बात तो ये फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। दूसरा इसका कार्य है कि बी लिम्फोसाइट, नाम क्या है? यह नाम ध्यान रखेंगे, बी लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका? बी लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, जिनसे उत्पन्न एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन, और इसमें दूसरा बृहत भक्षक कोशिकाएं होती हैं जिनसे एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन निकलता है, जो कि जीवाणु एवं विषाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ये पांचवा घटक है। पांचवें घटक में क्या आया आपका? लसिका पर्व। छठवां जो इसका घटक है, छठवें घटक में अब आएगा आपका प्लीहा। छठवां घटक जो है, छठवें घटक में आने वाला है प्लीहा। प्लीहा लसिकाव ऊतक से निर्मित है। प्लीहा जो है वो किस टिश्यू से बना है? उस टिश्यू का नाम, ऊतक का नाम है लसिकाव ऊतक से निर्मित है। एक चपटी दीर्घ आयताकार ग्रंथि है। पहली बात तो क्या है, किस ऊतक से इसका निर्माण हुआ है? तो किस ऊतक से निर्माण हुआ है? उस ऊतक का नाम है लसिकाव ऊतक। जिस ऊतक से निर्माण हुआ है उस ऊतक का नाम है लसिकाव ऊतक, और इसके आकार है एक चपटी दीर्घ आयताकार बड़ी ग्रंथि है। ये थोड़ी सी चपटी है और आयताकार इसका शेप है। छठवें नंबर पे है प्लीहा। प्लीहा लसिकाव ऊतक से निर्मित एक चपटी दीर्घ आयताकार बड़ी ग्रंथि है। प्लीहा लसिकाव ऊतक से निर्मित, लसिकाव ऊतक से निर्मित एक चपटी दीर्घ आयताकार ग्रंथि है। तो किस प्रकार की ग्रंथि है, किस ऊतक से बनी है? तो पहले तो इसके ऊतक का नाम है लसिकाव ऊतक। किस ऊतक से निर्मित है? लसिकाव ऊतक से निर्मित है। शेप क्या है, लुक क्या है? तो शेप है इसका, ये जो है आपका एक चपटी दीर्घ आयताकार बड़ी ग्रंथि है। यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है, मतलब इसमें नलियां नहीं पाई जाती, तथा उदरीय गुहा में बाईं ओर बाएं अग्र परशु के क्षेत्र में डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। इसके कार्य क्या क्या है?
इसका पहला कार्य जो है, कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, कार्य परीक्षा में पूछे जाएंगे कि इनके कार्य बताना है। इसका पहला कार्य है रक्त को छानना तथा भक्षक कोशिकाओं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का निर्माण करना। प्लीहा का मुख्य कार्य है रक्त को छानना तथा भक्षक कोशिका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का निर्माण करना। तो कार्य में क्या है? रक्त को छानना। कार्य रक्त को छानना, रक्त को छानना, फिल्टर करना एवं भक्षक कोशिकाएं कौन कौन सी? दो भक्षक कोशिकाओं का यह निर्माण करेगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। दो भक्षक कोशिकाओं का निर्माण यहां से होगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एवं भक्षक कोशिका लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट का निर्माण, लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट का निर्माण। प्लीहा के दो कार्य हैं। पहला कार्य है ये रक्त को छानता है, दूसरा कार्य है कि इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। दूसरा है प्लीहा में विद्यमान प्रचुर संख्या में भक्षक कोशिकाएं होती हैं। प्लीहा में बहुत सारी भक्षक कोशिकाएं होती हैं और ये भक्षक कोशिकाएं रक्त से प्राप्त मृत लाल कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, सूक्ष्म जीवाणु तथा अन्य कोशिकीय कचरे को हटाने में सहायता भी करती हैं। ये पहला कार्य हो गया। दूसरा हो गया कि प्लीहा में प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भक्षक कोशिकाएं होती हैं। प्लीहा में प्रचुर मात्रा में भक्षक कोशिकाएं होती हैं। प्लीहा में प्रचुर मात्रा में भक्षक कोशिकाएं प्लीहा में प्रचुर मात्रा में भक्षक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। प्लीहा में प्रचुर मात्रा में भक्षक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो रक्त में जो मृत कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं मृत कोशिकाओं एवं जीवाणुओं
या अन्य किसी कचरे जैसी जो चीज है, मतलब जो शरीर के काम की नहीं है, मृत कोशिकाओं एवं जीवाणुओं को बाहर निकालता है। बाहर निकालता है। अब है थाइमस ग्रंथि। प्लीहा के बारे में, प्लीहा के दो कार्य आपको याद रखने हैं। पहला कार्य तो ये रक्त को छानता है और दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। पहली कोशिका है लिम्फोसाइट, दूसरी कोशिका है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट दोनों कोशिकाओं का निर्माण प्लीहा के अंदर होता है। दूसरा इसमें जो बात है कि इसमें प्रचुर मात्रा में, प्रचुर संख्या में भक्षक कोशिकाएं मौजूद रहती हैं, जो कि रक्त में कोई डेड सेल है या कोई जीवाणु है या किसी प्रकार का कचरा है, उस कचरे को हटाने का कार्य करती है। तीसरे नंबर पर आता है थाइमस ग्रंथि, सॉरी 7th नंबर पे आएगा थाइमस ग्रंथि। ये 6th पे था प्लीहा और 7th नंबर पे अब आने वाला है, 7वें नंबर पे आएगा थाइमस ग्रंथि। इस 6th नंबर तक की बात हो गई है कि प्लीहा तक। अब इसके बाद आएगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष में जो स्टर्नम होता है उसके पीछे रहती है। थाइमस ग्रंथि वक्ष में स्टर्नम के पीछे। वक्ष में स्टर्नम के पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि लसिकाभ ऊतक से निर्मित होती है। किस प्रकार के ऊतक से बनी है? लसिकाभ ऊतक से निर्मित है। लसिकाभ ऊतक से निर्मित है। लसिकाभ ऊतक से निर्मित है। इस प्रकार के ऊतक से निर्मित है लसिकाभ ऊतक। गुलाबी भूरे रंग की एक नलिका विहीन ग्रंथि है। अच्छा, तीसरी बात, इसमें नलिकाएं नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि। अब कार्य क्या है? अब अगली बात कि इसका जो है थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पहला कार्य है, मुख्य कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, टी कोशिकाओं का निर्माण करना, जो शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। थाइमस ग्रंथि स्टर्नम के पीछे है, लसिकाभ ऊतक से बनी है, इसमें किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं है, ये नलिका विहीन ग्रंथि है। अब कार्य, थाइमस ग्रंथि के कार्य क्या है, ये किस प्रकार से प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करती है। थाइमस ग्रंथि के
कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका है कि ये टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण? थाइमस ग्रंथि टी प्रकार की कोशिकाओं, टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। थाइमस ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप अभी रोग पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से रोग मनुष्य शरीर में होते हैं, तो उसमें जब हम एड्स वाला रोग पढ़ेंगे, वो एड्स रोग इसी टी कोशिकाओं पर असर करता है, इसी टी कोशिका को कमजोर करता है। इस वजह से ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टी कोशिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो टी कोशिकाओं का निर्माण थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है। और ये टी कोशिकाएं कार्य क्या करती हैं? तो टी कोशिकाएं शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। थाइमस ग्रंथि से निकलती हैं टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये टी कोशिकाएं क्या करती हैं? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा, ये प्रश्न भी, इस पर प्रश्न बन सकता है थाइमस ग्रंथि पर। भ्रूण अवस्था में थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट का उत्पादन करती है तथा एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती है। इस वक्त भ्रूण अवस्था में, जब भ्रूण अवस्था होती है उस वक्त थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट का उत्पादन करती है तथा एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। भ्रूण अवस्था में थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट का उत्पादन करती है तथा एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। ये भ्रूण अवस्था की बात है कि भ्रूण अवस्था में थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट बनाने का कार्य करती है और एंटीबॉडीज बनाती है। भ्रूण अवस्था के समय, भ्रूण अवस्था के समय भ्रूण अवस्था के समय थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट भ्रूण अवस्था के समय थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। भ्रूण अवस्था के समय लिम्फोसाइट का उत्पादन करती है तथा एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती है तथा एंटीबॉडीज बनाने में
सहायता करती है तथा एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती है। तो ये भ्रूण अवस्था की बात है कि भ्रूण अवस्था के समय थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है। तो भ्रूण अवस्था के समय थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट कोशिकाओं का उत्पादन करती है। कौन सी कोशिकाएं? लिम्फोसाइट, तथा एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत बड़ी होती है, नवजात शिशु में एंटीबॉडीज बनाती है तथा रोग क्षमता इम्यूनिटी संस्थान के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका आकार जन्म से लेकर यौवन प्रारंभ तक बढ़ता रहता है तथा बाल्य अवस्था और वयस्क होने से पूर्व की आयु में अधिक सक्रिय होती है। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत बड़ी होती है, मतलब जब जन्म के समय थाइमस ग्रंथि बहुत सक्रिय होती है और जन्म से लेकर यौवन आरंभ तक, यंग एज तक, चाइल्डहुड से लेके, बचपन से लेके यंग एज तक ये बढ़ती है और बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की ओर व्यक्ति का शरीर जाता है, ये थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय होने लगती है, कमजोर होने लगती है। थाइमस ग्रंथि बाल्यावस्था से यौवन आरंभ तक बढ़ती है, बाल्य अवस्था से यौवन आरंभ तक बढ़ती है एवं सक्रिय रहती है। कैसी रहती है? सक्रिय रहती है, बहुत एक्टिव रहती है। मतलब जब कोई यंग एज में है या कोई बचपन वाली उम्र में है तो उस बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर बहुत अधिक रहती है, वो बहुत अधिक बीमारियों से लड़ सकता है। पर जो वृद्ध अवस्था के व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती, बिकॉज ऑफ थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड के कारण ऐसा होता है कि थाइमस ग्रंथि जो है ये बाल्यावस्था से यौवन आरंभ तक तो अच्छी सक्रिय रहती है, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ जाता है, ये थाइमस ग्रंथि दिन ब दिन निष्क्रिय होती जाती है, कमजोर होती जाती है। वृद्ध अवस्था के समय इस वजह से इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण भाग है शरीर का, और परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बात, थाइमस ग्रंथि कहाँ है? तो आप कहेंगे वक्ष में, स्टर्नम के पीछे है। दूसरी बात, थाइमस ग्रंथि के कार्य क्या हैं? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे पहला इसका कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये किस चीज का निर्माण कराता है? टी कोशिकाओं का निर्माण करता है। किस प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है? टी कोशिका। और टी कोशिका जो है वो क्या करती है? शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाने का कार्य करती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का कार्य करती है। दूसरी बात, थाइमस ग्रंथि से जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भ्रूण अवस्था में थाइमस ग्रंथि, किस टाइम पे? भ्रूण अवस्था के समय थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट का निर्माण करती है एवं एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती है।
भ्रूण अवस्था के दौरान, भ्रूण अवस्था के समय थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट का निर्माण करती है तथा एंटीबॉडीज बनाने का कार्य भी करती है। लिम्फोसाइट बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ये जो थाइमस ग्रंथि है ये बचपन में बहुत सक्रिय होती है, बाल्यावस्था में बहुत सक्रिय होती है, यौवन अवस्था तक भी सक्रिय रहती है। लेकिन जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है तो ये थाइमस ग्रंथि दिन ब दिन निष्क्रिय होने लगती है। मतलब जितना ये सक्रिय अपने बचपन में है और चाइल्डहुड के समय है, उतना सक्रिय ये वृद्धावस्था में नहीं रहती। इस वजह से किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम और किसी वृद्ध व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो अंतर आता है, वो अंतर इसी वजह से है। थाइमस ग्रंथि बचपन में और मतलब आपका बाल्यावस्था और यौवन अवस्था में बहुत सक्रिय रहती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहता है। वृद्ध अवस्था में ये कमजोर पड़ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर रोग की बात करें तो जो ये टी कोशिकाएं निकली हैं, ये टी कोशिकाएं जब व्यक्ति एड्स जैसी बीमारी से प्रभावित होता है तो एड्स के जो वायरस हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो इसी टी कोशिका पर जाकर असर करते हैं। 7वें नंबर पर थाइमस ग्रंथि कंप्लीट हो गया है। थाइमस ग्रंथि इतना ही आपको देखना है। थाइमस ग्रंथि के बाद अब 8वें नंबर पे आएगा टॉन्सिल। 8वें नंबर पे आएगा टॉन्सिल। एट्थ नंबर पर आपको लिखना है टॉन्सिल। एट्थ नंबर पर टॉन्सिल। टॉन्सिल संयोजी ऊतक के कैप्सूल में बंद। टॉन्सिल संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के कैप्सूल में बंद, संयोजी ऊतक के कैप्सूल में बंद, संयोजी ऊतक के कैप्सूल में बंद लसिकाव ऊतक के पिंड होते हैं। लसिकाव ऊतक के पिंड, मतलब जो टॉन्सिल है वो किसका है? लसिकाव ऊतक का एक पिंड है। टॉन्सिल लसिकाव ऊतक का एक पिंड है और जो कि कहाँ पर बंद है? तो संयोजी ऊतक का एक कैप्सूल टाइप का इस तरीके से होता है, इसमें ये बंद रहता है, गले में जो पाया जाता है। संयोजी ऊतक के कैप्सूल मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल टाइप का शेप का होता है और उसके अंदर ये लसिकाव ऊतक के पिंड हैं, उसको क्या कहते हैं? टॉन्सिल कहा जाता है। टॉन्सिल के कार्य क्या हैं? अब कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है मतलब ये इसमें क्या क्या इसके कार्य हैं, किस प्रकार से ये प्रतिरक्षा का कार्य करेगा। तो टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स लिम्फ या लसिका में अनेकों लिम्फोसाइट पहुंचाती है। टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स, टॉन्सिल में एक अपवाही लिम्फेटिक्स होता है
टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स लिम्फ या लसिका में लिम्फोसाइट पहुंचाता है। ये जो टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स है, ये लिम्फ में, लिम्फ या बोल दो लसिका, लिम्फ या लसिका में लिम्फोसाइट पहुंचाने का कार्य करता है। लिम्फोसाइट पहुंचाता है। ये कोशिकाएं टॉन्सिल को छेड़ने तथा शरीर के अन्य भागों में आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में समर्थ होती हैं। ये कोशिकाएं ऐसे जीवाणु जो टॉन्सिल को छेड़ने या शरीर के किसी अन्य भाग पर आक्रमण कर रहे हों तो उनको नष्ट करने का कार्य भी करती हैं। यह कोशिकाएं टॉन्सिल को छेड़ने या शरीर के अन्य जीवाणु टॉन्सिल को छेड़ने वाले या अन्य जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करता है। पहला कार्य क्या हो गया कि टॉन्सिल की जो अपवाही लिम्फेटिक्स हैं, जो अपवाही लिम्फेटिक्स हैं, ये लिम्फ में मतलब लसिका में लिम्फोसाइट पहुंचाने का कार्य करती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये टॉन्सिल को छेड़ने वाले जीवाणु, विषाणु या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु या विषाणुओं को खत्म करने का कार्य करती हैं। तो टॉन्सिल की अगर बात करें तो टॉन्सिल संयोजी ऊतक के कैप्सूल में बंद एक लसिकाभ ऊतक के पिंड है। मतलब लसिकाभ टिश्यू से बने। अगर पूछा जाए कि किस प्रकार के टिश्युओं से इनका निर्माण हुआ है, तो इनका निर्माण लसिकाभ प्रकार के टिश्युओं से हुआ है। दूसरी बात कि जो ये टॉन्सिल हैं, ये प्रतिरक्षा प्रणाली में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं या क्या कार्य करते हैं। तो कार्य क्या करते हैं कि टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स में, टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स लसिका में अनेकों प्रकार के लिम्फोसाइट पहुंचाती हैं। और ये जो लिम्फोसाइट हैं, ये जीवाणु विषाणुओं को खत्म करने का कार्य करते हैं। ये टॉन्सिल का पहला कार्य है। और टॉन्सिल का दूसरा कार्य है, टॉन्सिल के भीतर प्लाज्मा कोशिकाओं की उपस्थिति एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है। ये टॉन्सिल का पहला कार्य है। टॉन्सिल का दूसरा कार्य है कि टॉन्सिल के अंदर प्लाज्मा कोशिकाएं भी उपस्थित हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं भी टॉन्सिल के अंदर मौजूद हैं, जो कि एंटीबॉडीज निर्माण करने का कार्य करती हैं, एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। टॉन्सिल के पास, टॉन्सिल के अंदर
प्लाज्मा कोशिकाएं उपस्थित हैं। कौन सी कोशिकाएं उपस्थित हैं? टॉन्सिल के भीतर प्लाज्मा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो एंटीबॉडीज के निर्माण को इंगित करती हैं या एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो टॉन्सिल के भीतर टॉन्सिल के भीतर प्लाज्मा कोशिका उपस्थित होती है। प्लाज्मा कोशिका उपस्थित होती है। टॉन्सिल के भीतर प्लाज्मा कोशिका उपस्थित होती है जो एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती है, जो एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती है। ये मुख्य घटक थे जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा थे। प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें जो मनुष्य को जीवन के साथ, जीवन की उत्पत्ति के साथ ही उसको प्राप्त होती हैं। इसमें कई हिस्से हमने देखे। सबसे पहला हिस्सा था त्वचा, दूसरा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा रक्त, चौथे नंबर पर आता है लसीकीय संस्थान, पांचवें नंबर पर हमने देखा था लसीका पर्व, छठवें नंबर पर था प्लीहा, सातवें नंबर पर था थाइमस ग्रंथि एवं आठवें नंबर पर था टॉन्सिल। ये जितने भी अभी हमने घटक देखे, ये सभी घटक हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के। एक बार इन शॉर्ट इसको हम लिख देते हैं। ये सभी विभिन्न विभिन्न घटक थे प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के। प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के घटक, पहला त्वचा, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड रक्त, चौथे नंबर पर था लसीकीय संस्थान, चौथे नंबर पर था लसीकीय संस्थान, पांचवें नंबर पर था लसीका पर्व, सिक्स्थ नंबर पर था प्लीहा, सातवें नंबर पर था थाइमस ग्रंथि, और 8th पोजीशन पे आता है आपका टॉन्सिल।
ये सभी जो हैं ये घटक हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के। प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जो मनुष्य को जन्म के द्वारा प्राप्त होती है, जन्म से ही प्राप्त होती है। इस घटक में पहले नंबर पे आता है त्वचा। त्वचा का कार्य है कि ये सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रवेश को रोकती है, सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रवेश को रोकने का कार्य करती है। दूसरे नंबर पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन में आए हुए जो कुछ जीवाणु या विषाणु हैं उनको खत्म करने का कार्य करता है। तीसरे नंबर पे है आपका रक्त। रक्त में एक जो रक्त के 4 घटक थे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जिसे हम श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, डब्ल्यूबीसी एक सैनिक की तरह कार्य करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। जब भी शरीर के अंदर जीवाणु, विषाणु, इन्फेक्शन बढ़ने लगता है ब्लड के अंदर, तो ये डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं और बढ़ा के उससे लड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद 4th नंबर पर है लसीकीय संस्थान। लसीकीय संस्थान से एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ निकलता है जिसका कार्य है कि ये फिल्ट्रेशन का कार्य करे, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। जो सूक्ष्म जीवाणु शरीर के अंदर आ गए हैं उनको मारने का कार्य करता है। और दूसरी बात ये क्या कार्य करता है कि एक दीर्घ अवधि तक हमें जीवाणुओं से लड़ने का जीवाणुओं से रक्षा उपलब्ध कराता है। पहला कार्य सूक्ष्म जीवाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। दूसरा कार्य सूक्ष्म जीवाणु और हानिकारक पदार्थों से एक दीर्घ अवधि तक, मतलब एक बहुत लंबे समय तक रक्षा उपलब्ध कराता है। दीर्घ अवधि तक, बहुत लंबे टाइम तक ये एक रक्षा उपलब्ध कराएगा। 5वें नंबर पे आता है लसिका पर्व। लसिका पर्व जो लसी के वाहिकाएं होती हैं उनमें सेन के बीच की आकृति के, लसी के वाहिकाओं में सेन की बीच की आकृति के छोटे छोटे टिश्यू ये पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऊतक पाए जाते हैं। इनका कार्य है कि ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। दूसरा कार्य इनका है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति। एक कोशिका है, उस कोशिका का नाम है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कोशिका का ये निर्माण करते हैं तथा इनमें बृहत भक्षक कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। दूसरी किस प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं? बृहत भक्षक कोशिकाएं विद्यमान होती हैं जिनके द्वारा एंटीबॉडीज तथा एंटीटॉक्सिन निकलता है जो शरीर के जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। 6th नंबर पर चलते हैं। 6th नंबर पर है प्लीहा। प्लीहा की जब बात की जाए तो प्लीहा लसिकाभ ऊतक से निर्मित है। किस प्रकार के ऊतक से? लसिकाभ ऊतक से निर्मित है। और इसका कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है ये रक्त को छानता है, रक्त को छानने का कार्य करता है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। और दूसरा कार्य है कि इसमें भक्षक कोशिकाएं, 2 भक्षक कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली भक्षक कोशिका है लिम्फोसाइट, दूसरी भक्षक कोशिका है मोनोसाइट। 2 प्रकार की भक्षक कोशिकाओं का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट।
प्लीहा में बहुत अधिक मात्रा में, एक प्रचुर मात्रा में भक्षक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि क्या करती हैं, डेड सेल्स मतलब मृत कोशिकाएं, मृत आरबीसी या जीवाणु या कोई सेल का कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, इन सारी चीजों को हटाने का कार्य करती हैं। तो प्लीहा के दो महत्वपूर्ण कार्य, रक्त को छानता है, भक्षक कोशिका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का निर्माण करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में भक्षक कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जो कि मृत कोशिका, मृत आरबीसी, मृत प्लेटलेट्स, अपशिष्ट पदार्थ, सेल का जो कचरा है वो सारा कचरा हटाने का कार्य करती हैं। 7वें नंबर पे हम आते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है ये स्टर्नम के पीछे मौजूद होती है। थाइमस ग्रंथि की बात करी जाए तो थाइमस ग्रंथि से टी कोशिकाओं का निर्माण होता है। थाइमस ग्रंथि से टी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। थाइमस ग्रंथि से किस प्रकार की कोशिका का निर्माण होगा, टी कोशिका। और टी कोशिका करता क्या है, तो टी कोशिका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरी बात, भ्रूण अवस्था में ये लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है तथा एंटीबॉडीज बनाने में भी मदद करता है। एक और थाइमस ग्रंथि से बात याद रखनी है कि थाइमस ग्रंथि बाल्यावस्था और यौवन अवस्था में बहुत सक्रिय होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्रंथि की सक्रियता कम होती जाती है, निष्क्रिय होता जाता है। इस वजह से वृद्ध अवस्था तक आते आते मनुष्य का प्रतिरक्षा सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, वो कमजोर होने लगता है। 8वें नंबर पर आता है टॉन्सिल। टॉन्सिल संयोजी ऊतक के कैप्सूल में बंद लसिकाव ऊतक के पिंड है। ये किसके पिंड है, लसिकाव ऊतक से मिलकर बना है। प्रतिरक्षा प्रणाली में इसका कार्य क्या है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली में इसका कार्य है कि टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स, जो टॉन्सिल की अपवाही लिम्फेटिक्स है, वो लसिका में अनेकों लिम्फोसाइट पहुंचाती है, और ये सारी जो कोशिकाएं हैं ये जीवाणु, विषाणु आदि को मारने का कार्य करती हैं। टॉन्सिल का दूसरा कार्य है कि टॉन्सिल के भीतर प्लाज्मा कोशिका उपस्थित होती है, जो एंटीबॉडीज बनाने का कार्य भी करती है। टॉन्सिल के भीतर प्लाज्मा कोशिका उपस्थित होती हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। ये अभी प्राकृतिक प्रतिरक्षा चल रहा था, मतलब जन्म से जो मिला है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करेंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा मतलब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से तो प्राप्त नहीं हुई, परंतु हमने उसे किसी घरेलू उपचार या किसी मेडिकल ज्ञान या किसी दवाई के द्वारा या किसी इंजेक्शन के द्वारा, किसी वैक्सीन के द्वारा उसको शरीर के अंदर निर्मित किया है। ये पहले से मौजूद नहीं है, इसको उपार्जित किया गया है, प्राप्त किया गया है वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा। उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली।
उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली। ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली जो कि मनुष्य को जन्म से प्राप्त नहीं हुई है, उसने किसी अप्राकृतिक तरीके से, किसी वैक्सीनेशन के द्वारा, किसी टीकाकरण के द्वारा अपने शरीर में उस इम्यूनिटी को बना लिया है, उस इम्यून सिस्टम को डेवलप कर लिया है। यह प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है और इसलिए इसे उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं। इसे कृत्रिम भी कहते हैं, आर्टिफिशियल भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं है, प्राप्त किया गया। व्यक्ति के जीवन काल के दौरान व्यक्ति के जीवन काल के दौरान प्राप्त किया गया, व्यक्ति के जीवन काल के दौरान प्राप्त किया गया, प्राप्त की गई प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाती है। इसका दूसरा नाम कृत्रिम प्रतिरक्षा प्रणाली भी मिल सकता है। अगर कहीं उपार्जित ना लिख के कृत्रिम लिखा हो तो दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि इसका दूसरा नाम, इसे कृत्रिम प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इसे कृत्रिम प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इसे कृत्रिम प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। कृत्रिम का मतलब होता है जो प्राकृतिक नहीं है। यह प्रतिजनों के प्रति उत्तर में प्रतिपिंडों को उत्पन्न करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो सिद्धांत है, इसकी जो थ्योरी है वो क्या है, तो प्रतिजनों के प्रति उत्तर में, प्रतिजनों के प्रति उत्तर में प्रतिपिंडों का उत्पादन करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह प्रतिजनों के प्रति उत्तर में प्रतिपिंडों के उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई रोगवाहक या जीवाणु जिसके विरुद्ध प्रतिपिंड उत्पन्न किया गया उसे प्रतिजन कहते हैं। यहाँ पर प्रतिजन क्या है? प्रतिजन एक प्रकार का, ऐसा आप समझ सकते हैं कि कोई जीवाणु या विषाणु, कोई रोग जिसके लिए हमने प्रतिपिंड उत्पादन करने का कार्य किया है।
प्रतिजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो प्रतिजन की डेफिनेशन हो जाएगी रोगवाहक या जीवाणु रोगवाहक जीवाणु जिसके विरुद्ध प्रतिपिंड का उत्पादन किया गया।